जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप। सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। नमस्कार, बिग फाइट में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। डबल निगम चुनाव का रिजल्ट आने के बाद अब मेयर के लिए दौड़ शुरू हो गई है। बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों में मेयर के लिए फाइनल टक्कर जारी है। भले ही बहुमत ना मिला हो, फिर भी दोनों पार्टियों ने सभी निगमों में अपने अपने रणबांकुरे उतार दिए हैं। दिग्गज नेता पार्षदों की बाड़ेबंदी और राजनीतिक गणित बैठाने में लगातार जुटे हैं। दोनों पार्टियां जीत का दावा भी कर रही हैं, लेकिन हकीकत यही है कि जयपुर हेरिटेज और कोटा दक्षिण में किसी को बहुमत नहीं मिला। दोनों जगह निर्दलीय किंग मेकर हैं। जयपुर हेरिटेज में 8 निर्दलियों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, लेकिन सबसे रोचक मुकाबला कोटा दक्षिण में होगा, क्योंकि यहां दोनों दलों के पास 36 पार्षद हैं और बहुमत के लिए 41 पार्षदों की जरूरत है। यानी सस्पेंस लगातार बरकरार है। इससे पर्दा 10 नवंबर को ही उठेगा। 10 नवंबर को ही खुलासा होगा कि आखिर शहर का बॉस कौन होगा। तो आपके शहर का बॉस कौन बनेगा, इसका खुलासा 10 नवंबर को ही होगा। पर मेयर की दौड़ में शामिल पार्षद बॉस बनने की रणनीति में लगातार जुटे हुए हैं। आखिर कौन मारेगा बाजी और किसके हाथ लगेगी निराशा और कौन बनेगा शहर का बॉस, बिग फाइट में बहस आज इसी मुद्दे पर करेंगे। और बहस करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं, उनके साथ आपका परिचय करवा दें। नीरज जैन जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। सुरेश मिश्रा जी हैं, कांग्रेस नेता हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। SP मित्तल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। योगेश शर्मा जी हैं, ब्यूरो चीफ हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। और लगातार चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा कि लंबी जंग चली पार्षद को लेकर, काउंटिंग को लेकर, उसके बाद अब मेयर को लेकर भी जो स्थिति है वो साफ हो गई है। लेकिन अब आगे की रणनीति क्या होगी, क्योंकि 2 जगहों को लेकर पेच फंसा हुआ है, जयपुर हेरिटेज को लेकर भी, कोटा दक्षिण को लेकर भी। लेकिन सबसे पहले नीरज जैन मैं आपके पास आऊं, उससे पहले सुरेश मिश्रा आपका रुख कर रही हूँ। कैसी तैयारियां सर आगे को लेकर, क्योंकि आज हमने देखा सुबह से लेकर शाम तक बैठकों का दौर भी चला, लेकिन स्थिति साफ अभी भी नहीं हो पाई है। मैं बात जयपुर हेरिटेज की करूं या फिर कोटा दक्षिण की करूं? देखिए, निश्चित रूप से हमारी तैयारी पूरी है और हमारे कैंडिडेट डिक्लेयर हो चुके हैं और हम लोग चुनाव जीतेंगे नगर निगम में। दोनों, हम जयपुर की बात करें, चाहे कोटा की बात करें, चाहे जोधपुर की बात करें, हमारे उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। लेकिन कैसे सर, क्या तैयारी है? जयपुर में भी हेरिटेज को लेकर हालांकि कहा जा रहा है कि किंग मेकर की भूमिका पर निर्दलीय हैं, लेकिन यहाँ पर भी अभी तक जो असमंजस की स्थिति है वो बनी हुई है। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हेरिटेज में उनका ही वोट बनेगा। लगातार वो संपर्क में है निर्दलियों के, कुछ निर्दलीय उनके संपर्क में भी हैं। आप किस तरीके से आश्वस्त हैं, कैसे आपको लगता है कि आपका ही वोट बनेगा हेरिटेज में? देखिए, हमारी रणनीति है और रणनीति की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। लगातार हमारे लोग संपर्क में हैं, जिन पार्षदों से हमें बात करनी है जो हमारे साथ आने को तैयार हैं। साथ ही हम इस बार रणनीति को, क्योंकि टीवी चैनल पर बैठ के बात कर रहे हैं तो इसको मैं खुलासा नहीं करूंगा, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम निश्चित रूप से 6 के 6 नगर निगमों में कब्जा करने वाले हैं, क्योंकि जनता का समर्थन हमको लगातार मिलता रहा है और हमें पूरा भरोसा है कि इस बार हमारे पार्षद जो भी, चाहे निर्दलीय भी जीत के आए तो वो हमारे साथ लगेंगे और हम जीत रहे हैं। लेकिन अभी तक तो क्योंकि बाड़ेबंदी भी हो रही है सर, और इसीलिए कहा जा रहा है कि आप हो सकता है कि उतने कॉन्फिडेंट दिखाई नहीं दे रहे हैं वोट को लेकर, और बीजेपी पे लगातार यही कह रही है। आपसे मैं जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले नीरज जैन मैं आपका रुख कर रही हूँ। आप लगातार ये कह रहे हैं कि जयपुर ग्रेटर में तो आपने बाजी मारी है, लेकिन हेरिटेज को लेकर भी आपका कहना यह है कि जयपुर के दोनों बोर्ड आप ही के बनेंगे, और कोटा दक्षिण को लेकर भी आप आश्वस्त हैं। आप लगातार ये कह रहे हैं कि वहाँ पर भी जो पाले में गए हैं निर्दलीय कांग्रेस के, वो भी आपके संपर्क में है। किस तरीके की आगे की रणनीति होगी? देखिए, रणनीति तो मैदान में तय होगी। जिस प्रकार से कांग्रेस ने जाति के, धर्म के आधार पर परिसीमन करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं की हेरिटेज में, वो साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। भाजपा ने ग्रेटर के अंदर बहुमत प्राप्त किया, और हेरिटेज में जिस प्रकार के आपस के अंदर विधायकों के बीच में क्लेश था, वो आपको निगम चुनाव की शुरुआत से दिख गया था कि अंत तक ये सूची जारी नहीं कर पाए, जिलाध्यक्ष सूची पर मोहर नहीं लगा पाए, प्रदेश अध्यक्ष अपने यहाँ से सूची जारी नहीं कर पाए, विधायकों ने अपने स्तर पर ही सूचियां जारी कर दी। तो इस प्रकार का आपस का जो इनका दो फाड़ वो साफ दिख रहा है, और वो इस
मेयर के चुनाव में भी सामने आ रहा है कि किसी एक को कैंडिडेट बनाने से बाकियों की नाराजगी जाहिर हो रही है। कहीं कोई विधायक नाराजगी जाहिर कर रहा है, कोई विधायक नाराजगी जाहिर कर रहा है। तो उनके जो विधायकों के पास जो पार्षद है बाड़ेबंदी में जरूर ये लेकर के गए होंगे, और जिस प्रकार से इन्होंने अल्पसंख्यक कार्ड खेल करके चुनाव जीतने का षड्यंत्र रचा, वो षड्यंत्र इनका सफल होता नहीं दिखा। तो इनको अपना चेहरा ठीक करने के लिए इन्होंने वहां पे अल्पसंख्यक को मेयर नहीं बनाया, मेयर का कैंडिडेट नहीं बनाया। उनमें भी कहीं ना कहीं बड़ी नाराजगी है कि अधिकतम वोट जीत करके आए, उसके बाद भी उनमें से मेयर का कैंडिडेट नहीं है, और इसकी नाराजगी का फायदा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। लेकिन नीरज जी, ये आरोप तो आप पर भी है सर, लेकिन ये आरोप तो आप पर भी है, आपने भी अनदेखी की। हालांकि चुनाव में तो आपने बहुत लोगों को प्रत्याशी बनाया था, अल्पसंख्यकों का कार्ड तो आपने भी खेला था सर। हमने 19 जगह पर अल्पसंख्यकों को उम्मीदवार बनाया, जीत करके भी आए, उसमें जीत करके भी आए, और निश्चित रूप से मेयर के लिए अल्पसंख्यक का कोई मेयर है सर? अल्पसंख्यक कोई मेयर है आपकी तरफ से? किसी का नाम लिया गया, किसी को बनाया गया? हमने तो हमारी पार्टी के जो कैंडिडेट उनको बनाया। हम ये मैं बात कहना चाह रहे हैं। हाँ। सुरेश जी कुछ कह रहे हैं, पहले वो कहते हैं, फिर मैं अपनी बात पूरी कीजिए, उसके बाद में जवाब उन्हीं से लूंगी। नीरज जी अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अल्पसंख्यक कार्ड खेल करके मदरसे के नाम पर वोट मांगा, और जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर भी केवल मात्र कुछ परिवार और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के घर भरे, उसके बाद भी ये बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए। और ऐसी स्थिति में केवल मात्र अल्पसंख्यकों के उम्मीदवार जीत करके पार्षद इनके बनना, ये सीधा सीधा क्वेश्चन मार्क, प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हेरिटेज क्षेत्र में जनता का रुझान इनके प्रति नहीं था। हम 42 पार्षद हमारे जीत करके आए, और निर्दलीय हमारे लगातार संपर्क में है, और हमारे जो कैंडिडेट है उनके संपर्क में है। निश्चित रूप से इस हेरिटेज के चुनाव में एक आश्चर्यजनक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। नहीं, आप सीधे नीरज जी आप ये कह रहे हैं कि जोड़ तोड़ अभी भी हो सकता है, अभी भी जो बाजी है वो पलट सकती है। आप ये कह रहे हैं कि बाजी पलट सकती है। सुरेश जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, फिर मैं एसपी मित्तल के पास जाऊंगी। सुरेश जी देखिए दीपा जी, मैं नीरज जी की बात से ना इत्तेफाक रखता हूँ। हाँ। उन्होंने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारे विधायकों ने टिकटों में गड़बड़ करी या कुछ हुआ। इनके बीजेपी के पार्षद विधायकों ने तो बाकायदा हंगामा किया। विधायक जयपुर के कालीचंद सराफ, अशोक लाहौटी सब उठ के चले गए थे इनकी मीटिंगों में से, और वो लगातार कह रहे थे कि हमारे हिसाब से टिकट नहीं मिले। तो ऐसी लड़ाई हमारे नहीं हुई। हमने अपनी रणनीति के तहत चुनाव को लड़ा। चुनाव में जो स्थिति सामने हम देख रहे हैं, और हम लोग पूरे भरोसा रखते हैं कि हमारे निश्चित रूप से हमारे पार्षद मिलकर के इस बार, क्योंकि हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग बीजेपी के भी और निर्दलीय भी संपर्क में हैं, हमें पूरा भरोसा है कि हम लोग सभी जगह पे हमारे महापौर बनाएंगे, और जयपुर में, राजस्थान में एक अच्छा सुशासन दे पाएंगे, जनता की सेवा कर पाएंगे। क्योंकि हमारा मन यह है कि कैसे भी करके कोई कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो निश्चित रूप से विकास ज्यादा हो पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। लगातार शुरुआत से कांग्रेस यही कह रही है कि कड़ी से कड़ी जोड़कर ही वोट बनाया जाएगा। वो कोशिश कोटा दक्षिण में क्यों नहीं सफल हो पाई, या फिर जोधपुर दक्षिण में क्यों नहीं सफल हो पाई, इसको लेकर सवाल बीजेपी कर रही है। मैं सवाल पूछूंगी आपसे सुरेश जी, लेकिन उससे पहले एसपी मित्तल का मैं रुख करूंगी। एसपी मित्तल जी, जो पूरा सिनेरियो है वो मेयर पद को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? जो तैयारी कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की हो, बोर्ड बनने को लेकर क्या तस्वीर आपको दिखाई देती है? कौन बाजी मारेगा? हालांकि 4 पर तो कांग्रेस आश्वस्त है, लेकिन 2 पर बीजेपी भी लगातार ताल ठोक रही है। दीपा जी, इस मामले को हम थोड़ा सा पीछे जाए। जब जुलाई अगस्त में राजनीतिक संकट राजस्थान में खड़ा हुआ था, तब जब सचिन पायलट के नेतृत्व में 18 कांग्रेस के विधायक दिल्ली चले गए थे, तब कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाया गया कि 35-35 करोड़ रुपए में विधायकों को खरीदा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि जब कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि हम 6 के 6 निगमों में मेयर बनाएंगे कांग्रेस का, तो सवाल उठता है जिन 2 निगमों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं वो कांग्रेस के संपर्क में हैं। और अभी जैसे नीरज जी ने भी कहा कि हम भी बना सकते हैं, तो इसका मतलब कुछ कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में। सवाल ये उठता है कि राजस्थान के अंदर जब ये कहा जाता है कि जो निर्वाचित सदस्य हैं उनका महत्व है, तो फिर ये खरीद फरोख्त की बात क्यों आ रही है? फिर इसी प्रकार अब दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी बाड़ाबंदी कर दी है। तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर जिस तरह जुलाई अगस्त के अंदर राजनीतिक संकट विधायकों के बीच हुआ था, मुझे लगता है कि वही संकट जो है वो जो नगर निगम के 6 चुनाव हैं उनके अंदर भी राजनीतिक संकट हमको देखने को मिल रहा है, और इसीलिए पार्षदों की बाड़ाबंदी की जा रही है।
लेकिन एक सवाल एसपी मित्तल जी से जुड़ता हुआ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि लगातार दोनों ही पार्टियों की तरफ से जब भी बात आती है या फिर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, बार बार जिक्र किया जाता है कि लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए, लेकिन जो बाड़ीबंदी की जा रही है और जो बाड़ीबंदी का चलन शुरू हो गया राजस्थान की सियासत में, वो क्या लोकतंत्र का हिस्सा है, आपको लगता है? हाँ, वो लोकतंत्र का हिस्सा कतई नहीं। दीपा जी बिल्कुल आप सही कह रही है। इसका जवाब जो है वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि देंगे कि जब एक तरफ ये कहा जाता है कि जिसका बहुमत है वही अपनी सरकार बनाएगा, वही निगम में मेयर बनाया जाएगा, तो फिर ये तोड़फोड़ की राजनीति आखिर क्यों की जा रही है? स्वाभाविक है, इसलिए की जा रही है कि हर पार्टी को अपना वर्चस्व निभाना है, अपने वर्चस्व को कायम रखना है, इसलिए कहा जा रहा है। और आज अभी जो कांग्रेस के प्रतिनिधि उन्होंने तो कहा ही, लेकिन दिन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा रहे, उन्होंने भी ये बात दावे से कहा कि हम 6 निगमों में कांग्रेस के मेयर बना सकते हैं। तो जब इतने बड़े स्तर पर खरीद फरोख्त हो रही होगी तो मैं सोचता हूं कि जो लोकतंत्र है वो मजाक ही बन रहा है। बिल्कुल, और ये जोड़ तोड़ की जो सियासत है वो किस हद तक सही है, इसको लेकर भी कई सवाल पूछे जाने चाहिए। मैं योगेश जी आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि आपने नीरज जैन जी को भी सुना, सुरेश मिश्रा को भी सुना, एसपी मित्तल साहब भी कह रहे हैं कि जो जोड़ तोड़ की सियासत की जा रही है अब राजस्थान में, वो किस हद तक सही है और कहाँ पर ये सियासत जाती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अभी ताज़ा सिनेरियो का जिक्र मैं करूँ तो क्या आपको नजर आता है, बीजेपी जिस तरीके से कह रही है कि जयपुर में भी दोनों जगह बोर्ड बीजेपी की ही बनेगी, या फिर कोटा दक्षिण की मैं बात करूँ या फिर जोधपुर दक्षिण की मैं बात करूँ, पूरा सिनेरियो आपको किस तरीके से दिखाई देता है, क्या होने वाला है राजस्थान में? देखिए, कोटा में दिलचस्प मुकाबला है एक सीट को लेकर मेयर के। वहीं दूसरी जगह कोटा में कहीं कोई दिक्कत कांग्रेस पार्टी को नहीं है। जयपुर के अंदर भी, ग्रेटर के अंदर कांग्रेस पार्टी को बहुत लंबा गैप है, जिसे भर पाना इतना आसान काम नहीं है। ऐसे में मुझे लगता नहीं है कोई ज़्यादा दिक्कत ग्रेटर में भारतीय जनता पार्टी को हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर हेरिटेज में जिस तरह की बिसाने की कोशिश की बीजेपी ने, मुझे लगता है देर हो गई उसमें। थोड़ा और 2 दिन पहले अगर ये काम करते, 2 दिन पहले पूर्व राजकुमारी को मैदान में उतारते, और क्योंकि बीजेपी ने कोशिश की थी, बीजेपी जहाँ तक मुझे जानकारी है कि माइनॉरिटी कार्ड खेलने की, लेकिन पॉलिसी मैटर है। भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी को अगर प्रमोट करना है तो उसके लिए बाकायदा इजाज़त लेनी होती दिल्ली से और विचार परिवार से, वो शायद पूरा हो नहीं पाया। क्योंकि बिना माइनॉरिटी कार्ड के किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी हेरिटेज में कांग्रेस के गढ़ में सेंध नहीं लगा सकती। और जो समय जो मिला, उस समय के अंदर कांग्रेस ने तुरंत हेरिटेज में अपने कुनबे को ठीक किया, जो उनके बागी थे उनको फटाफट अपने पाले में लिया, जो इंडिपेंडेंट थे उनको लिया। ज़्यादातर वो मुस्लिम चेहरे थे, तो कांग्रेस के नेताओं के कहने से वो मान गए। और अब पूरा दारोमदार जयपुर के अंदर प्रताप सिंह खाचरियावास का है, क्योंकि मेयर कैंडिडेट सिविल लाइन से आया है। तो यहाँ पर अब प्रताप सिंह के लिए एक साख का प्रतिष्ठा का सवाल है कि वो कैसे इस सीट को जीतते हैं, कैसे अपने सिविल लाइन्स से जो उनका चेहरा है उसको मेयर बनाते हैं। और दूसरा जो कोटा में, तो वहाँ शांति धारीवाल के पास में पूरी अपनी गणित है, उसके अनुसार ही वहाँ कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी ने दिए हैं और उसी के आधार पर काफ़ी कुछ चीज़ें तय होनी है। तो वहाँ एक जगह तो दिक्कत है ही नहीं, दूसरी जगह शांति धारीवाल और ओम बिरला कैंप के बीच में जो जंग है राजनीतिक तौर पर, वो प्रतिस्पर्धा है उनके बीच में, वो किस तरह की दिखती है। पहले प्रतिस्पर्धा कुछ और तरह की थी, इस चुनाव में कुछ और तरह की नजर आ रही है। जोधपुर की बात की जाए तो मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, और मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र होने के कारण काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ दारोमदार रहता है। कैंडिडेट तय करने में कांग्रेस को बहुत लंबा समय जोधपुर में लगा। फिलहाल कैंडिडेट तय हो गया है। एक जगह जोधपुर में कांग्रेस को दिक्कत नहीं है और एक जगह भारतीय जनता पार्टी को मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत आएगी। योगेश जी, सवाल मेरा कोटा को लेकर है। कोटा की स्थिति क्या होगी? कोटा का रण क्या आसान है बीजेपी के लिए या फिर कांग्रेस के लिए? क्योंकि वहां पर 36-36 का जो मैच एक तरीके से हम कहें कि टाई हुआ है, स्थिति बन रही है। हालांकि जो निर्दलीय है वो भी 4 बीजेपी के 4 कांग्रेस के हिस्से में चले गए हैं। वहां पर किस तरीके से अब आगे बढ़ा जाएगा, या फिर किस तरीके से आपको लगता है कि पिक्चर साफ होगी? चुनाव, हाड़ौती का पूरा चुनाव अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संघ, जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत जमीन है। यहाँ कांग्रेस ने इस बार गजब का मैंडेट लिया है, तो इसको लेकर बीजेपी को बहुत लंबा सोचने की ज़रूरत है। आखिर कोटा और हाड़ौती की इस राजधानी में क्या खामियाजा, क्यों इस तरह के हालात पैदा हुए। और मुझे लगता है कि सत्ताधारी दल होने का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलता है ऐसे स्थिति में, जब जोड़ तोड़ की बात आती है या इंडिपेंडेंस को साधने की बात आती है। क्योंकि सरकार जब होती है तो उसके पास बहुत कुछ देने को होता है, वो कहीं पर भी राजनीतिक तौर पर एडजस्टमेंट कर सकती है, चाहे वो नगर निगम में समितियों के चेयरमैन बनाने की बात हो,
चाहे और कोई राजनीतिक नियुक्ति की बात हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पर्दे के पीछे काम करती है, तो वो साधने की बात हो। तो यही चीज़ मुझे लगता है कि इस मामले में शांति धारीवाल मास्टरपीस आदमी है और वो अब बड़े मजबूती के साथ उन्होंने कोटा का इस बार चुनाव लड़ा है और वो लगता है साध लेंगे। बिल्कुल। तो मेरे को लगता है कि जो 6 हैं हाँ। मेयर के या 6 बोर्ड जिसे कहा जाता है, उसमें 4 में कांग्रेस पार्टी नजर आ सकती है मुझे जहाँ तक, क्योंकि कोशिश भी पूरी यही की जा रही है और चूंकि सरकार, ये कहा जा रहा है कि सरकार भी चूंकि कांग्रेस की है तो उम्मीद ज्यादा इसलिए भी बन रही है कि कोटा उत्तर और दक्षिण में कांग्रेस सफल हो जाएगी। लेकिन सुरेश मिश्रा जी, आप कितने आश्वस्त है कोटा को लेकर, और कोटा का रण आपको आसान दिखाई देता है? आपको लगता है कि यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जो काम किए या फिर जो धारीवाल फैक्टर है वो कोटा में दिखाई देगा फलीभूत होता हुआ? आपको लगता है कि वहां का रण आप जीत जाएंगे? देखिए, योगेश जी ने बिल्कुल सही कहा कि निश्चित रूप से इस चुनाव में जिस प्रकार से काम जनता के सामने लाके दिए और आज जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसमें कोटा हम निश्चित रूप से जीतने वाले हैं। कोटा के दोनों बोर्ड हमारे पास आएंगे, वहाँ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जयपुर में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जोधपुर में लड़ाई लड़ रहे हैं और हमको पूरा भरोसा है कि जो बीजेपी के पार्षद है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ से वोट डालेंगे। वो खुद भी चाहेंगे कि विकास हो, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी ने चुनाव लड़ा और उसके बाद में लोगों को बांटने का प्रयास किया और उसके बाद में जो स्थितियां सामने आई हैं, उनको देखकर लगता है कि बीजेपी के पार्षद, बहुत सारे निर्दलीय पार्षद हमारे संपर्क में है और हमको पूरा भरोसा है कि हम 6 के 6 निगमों में कब्जा करने वाले हैं। लेकिन नीरज जी, आप सुरेश जी को भी आप सुन रहे हैं, वो भी आश्वस्त है, वो लगातार ये कह रहे हैं कि कुछ निर्दलीय भी हैं, कुछ आपके भी हैं जो उनके संपर्क में हैं। लेकिन आप किस तरीके से दावा करेंगे, क्योंकि वो तो लगातार ये कह रहे हैं कि वहाँ पर बोर्ड उन्हीं का बनने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आप भी लगातार ये कह रहे हैं कि आपके संपर्क में भी वो हैं। तो क्या आपके पास मजबूत आधार है या फिर कैसे आपको लगता है कि आपका बोर्ड बनेगा कोटा में? देखिए, हवा में दावे करना अलग बात है, जमीनी धरातल पर काम करना अलग बात। इनके प्रदेश अध्यक्ष ने दावा किया 6 के 6 बोर्ड जीतेंगे, ये मंगेरी लाल के हसीन सपने से ज्यादा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 2 जगह जहां बहुमत है वहां तो बना ही रही है बोर्ड, और 2 जगह जहां पर निर्दलियों के साथ, क्योंकि निर्दलियों का साथ हमें मिल रहा है, बाकी हमारे भी कोटा के अंदर दक्षिण में शायद सुरेश मिश्रा जी को जानकारी नहीं है, जो 8 जो जीते हैं उनमें 4 तो भारतीय जनता पार्टी के सीधे सीधे समर्थन दे चुके हैं, साथ में आ चुके हैं। केवल मात्र एक की आवश्यकता है, और मुझे लगता है अंतरात्मा की आवाज तो मुझे लगता है अल्पसंख्यक समुदाय की जागने वाली है, जिन्होंने राजस्थान भर में झोली भर के इनको वोट दिया। जैसे विधानसभा चुनाव में गुजरों ने इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए झोली भर के वोट दिया था, इसी प्रकार अल्पसंख्यकों ने झोली भर के वोट दिया। राजस्थान में 85, मेरा आंकड़ा हो सकता है आगे पीछे एक आध गलत हो, 85 के आसपास अल्पसंख्यक उम्मीदवार जीते जो अधिसंख्यक कांग्रेस से जीते। उसके बाद भी एक भी अल्पसंख्यक को इनको चेहरा नहीं मिला बनाने के लिए। तो मुझे लगता है कि अल्पसंख्यकों को ध्यान में आ रहा होगा, कांग्रेस केवल मात्र उनको वोट बैंक के रूप में काम में लेती है, वोट बैंक के काम में लेने के बाद उनको यूज एंड थ्रो करती है। तो हो सकता है कि उनकी अंतरात्मा ना जग जाए, सुरेश मिश्रा जी उसकी चिंता करिए। उनकी अगर अंतरात्मा जग गई तो 6 तो छोड़िए। लेकिन नीरज जी, आप अपनी चिंता कीजिए ना, क्योंकि लगातार आपको तो अपनी चिंता करनी चाहिए। अभी तो आप कहा ये जा रहा है नीरज जी, अभी कहा ये जा रहा है कि डर में बीजेपी है नीरज जी, लेकिन अभी कहा ये जा रहा है कि डर में बीजेपी और डर की वजह से ही आपने दिया कुमारी को भी जल्दबाजी में कहूं या फिर बहुत देरी से, हालांकि आज जल्दबाजी आपने की लेकिन बहुत देरी हो गई है जल्दबाजी करने के लिए भी, क्योंकि पहले से आप शांत बैठे रहे, आपको वो आकलन आप नहीं कर पाए। आज आपको लगा कि दिया कुमारी को उतारना चाहिए तो आप आज मैदान में उनको लेकर आए हैं, लेकिन बहुत देर हो गया, इसको लेकर भी कहा जा रहा है। मुझे लगता है कि जिसकी जहां जरूरत है उसको उसी समय काम आना चाहिए। और दिया कुमारी जी प्रिंसेस हैं और जयपुर हेरिटेज में उनका एक अच्छा खासा रुतबा है, प्रभाव है, और उसका प्रभाव आपको शायद हेरिटेज के चुनाव में जब बोर्ड का चुनाव होगा तब दिख जाएगा कि अल्पसंख्यक कहां जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस ने उनको ठगा है और उनको दिया कुमारी जी पे और भारतीय जनता पार्टी पे कहीं ना कहीं विश्वास जताने की स्थिति उनकी बनती जा रही है। और मैं ये कहना चाहता हूं दावे के साथ कि 2 में तो हमारा बोर्ड ये किसी भी हालत में नहीं ला सकता। हमें कहीं डर नहीं, हमें कोई भय नहीं। भय तो इनको था जो 2 दिन पहले तक कह रहे थे कि बाड़ेबंदी नहीं करेंगे। इनके प्रदेश जिलाध्यक्ष वो आज बाड़ाबंदी, वो नेक्स्ट डे पलट गए, यू टर्न करके नहीं बाड़ाबंदी बहुत जरूरी है। और अभी भी इनकी नाराजगी की इंतहा ये है कि ये 4-5 विधायक जो इनके जीते हुए हेरिटेज में वो साथ बैठने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी, क्योंकि हो सकता है कि प्रताप सिंह जी ने अपने प्रताप से
क्योंकि उनकी आदत रही है, वो प्रताप हर जगह दिखाने की कोशिश करते हैं, सरकार में हो चाहे सरकार में नहीं हो, चाहे सचिन पायलट के साथ हो चाहे वो मुख्यमंत्री जी के साथ हो, लेकिन उनका प्रताप का प्रभाव कहीं ना कहीं प्रभावित नहीं होता है। ठीक है सर, तो उनका आप प्रभाव कॉन्फिडेंट कम है, हो लेकिन जाए कहा इस ये हेरिटेज कहती चुनाव है के ना अंदर। कि आती जो आत्मविश्वास बहुत ज्यादा होता है तो वो भी कहीं ना कहीं उल्टा ही साबित होता है। कहीं बीजेपी को भी उससे भी सतर्क रहना चाहिए, कहीं वो आप पे भारी ना पड़ जाए। एसपी मित्तल साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। जो कार्ड खेला गया वो जयपुर की मैं बात करूँ या फिर अलग अलग हिस्सों की बात करूँ, कहा यह जा रहा है कि दोनों ही दलों की तरफ से गुर्जरों को रिझाने के लिए, संदेश देने के लिए कोशिश की गई है पूरी तरीके से। और यहाँ पर भी हम देखते हैं कि सौम्या गुर्जर हो या फिर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी हो, साफ तौर से गुर्जरों को रिझाने के लिए या फिर मनाने के लिए कवायद की गई है मेयर के लिए प्रत्याशियों के नाम आगे करके। आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा नहीं देवा जी, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से आज जयपुर में दोनों निगमों के अंदर कांग्रेस ने अपने गुर्जर उम्मीदवार खड़े किए हैं, उससे ये प्रतीत होता है कि जो सचिन पायलट हैं उनके लेकर जो नाराजगी है, मतलब सचिन पायलट की जो नाराजगी है, उससे ये माना जा रहा है कि जो पंचायत राज के चुनाव हो रहे हैं उसमें शायद ग्रामीण क्षेत्रों का जो गुर्जर मतदाता है वो शायद कांग्रेस को उतना समर्थन न दे जितना गत विधानसभा चुनाव में दिया गया था, चूंकि सचिन पायलट को लेके। लेकिन अब ये जो कार्ड खेला गया वो इसीलिए खेला गया है कि जो कांग्रेस का जो वर्तमान नेतृत्व है, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल है, जिसमें डोटासरा भी शामिल है, कि ये सारे लोग भी गुर्जरों को पूरा सम्मान करते हैं और इसीलिए दोनों निगमों के अंदर गुर्जरों को आज कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया गया। ये गुर्जर कार्ड किसके लिए सही साबित होगा या फिर आपको लगता है कि किसके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है आगे चलकर, या फिर किसको फायदा ये देगा आगे जाके? देखिए, साफ तौर पर गुर्जर कार्ड इसलिए खेला गया, इसके पीछे राजनीतिक संदेश दिया गया। एक तरफ गुर्जर आरक्षण आंदोलन चल रहा है और उसी वक्त इस तरह का गणित था। दिव्या सिंह को ग्रेटर से दिया गया, दिव्या सिंह के अलावा कोई फेस कांग्रेस के पास इतना मजबूत नहीं था। ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संजय गुर्जर की वो बेटी है, तो एक बड़ा कारण था, बड़ा पहलू था। और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी ग्रेटर में कैंडिडेट उतारा गया। आपने देखा होगा पहले जो एक सूची आई थी तो केवल हेरिटेज का ही उम्मीदवार आया था, लेकिन जब बीजेपी ने भी हेरिटेज में उतार दिया उम्मीदवार, तब फिर कांग्रेस पार्टी ने भी ग्रेटर में उतार दिया। दूसरा, मुनीश गुर्जर पर जो दाव खेला गया, तो कांग्रेस के अंदर देर रात तक ये मंथन था कि माइनॉरिटी को लेकर, हिंदू कार्ड को लेकर, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में गुलाब चंद कटारिया, मदन दिलावर, वासुदेव देवनानी, हार्डकोर जो लीडर बीजेपी में संघनिष्ठ कहे जाते हैं, इन्होंने लगातार वार्ड परिसीमन को लेकर, अभी जैसे नीरज जी भी लगातार मुस्लिम्स को लेकर, कांग्रेस को परिसीमन को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, तो यही सब देखते हुए कि फिर से तुष्टीकरण की राजनीति के आरोप कांग्रेस पर नहीं लगे, इसलिए मुझे लगता है कि हिंदू कार्ड कांग्रेस पार्टी ने खेला। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका नीरज जैन जी, योगेश शर्मा जी और सुरेश मिश्रा जी, एसपी मित्तल जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि लगातार जो जंग है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होती दिखाई दे रही है मेयर पद के लिए। हालांकि माथापच्ची लगातार जारी है, लेकिन 4 सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस और 2 सीटों पर अभी भी पेच फंसा हुआ है 2 जगहों पर। आखिर वहां क्या होगा इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। फिलहाल बिग फाइट लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप रहिए फास्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।